Hello there and welcome back to Mind's Fine Tutorial. So our today's topic is digestion in intestine. इससे पहले हमने डाइजेशन इन स्टमक देखा था. हमारी एनिमल फिजियोलॉजी एंड रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री की सीरीज हम लोग देख रहे हैं और इसी सेम नेम से आपको प्लेलिस्ट भी चैनल पर मिल जाएगी. हमारा 5th लेक्चर है आज का डाइजेशन इन इंटेस्टाइन. डाइजेशन इन इंटेस्टाइन में सबसे पहले जो इंटेस्टाइन हमारे माइंड में आनी चाहिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही रहती है, क्योंकि मेनली जो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. देन लार्ज इंटेस्टाइन का रोल पे वहां पर देखने को मिलता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम रफली डिवाइड कर चुके हैं, मतलब इतना ज्यादा प्रिसाइज वे में नहीं करते हैं. फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. और वो जो 3 पार्ट्स हैं उनके नेम्स क्या है ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं. ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिसको हम हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं. अब जो ड्यूडेनम होता है वो उसको अगर आप देखोगे तो डक्ट्स उसके अंदर देखने को मिलती है कि ड्यूडेनम वाले पार्ट में कुछ डक्ट्स आती हैं जो कि लिवर से और पेनक्रियास से आती है. ड्यूडेनम में जो डक्ट्स आती हैं वो 2 डक्ट्स कौन कौन सी प्लेसेस से आती है. एक आती है पेनक्रियास से और एक आती है लिवर से. तो ये 2 जगहों से यहाँ पर डक्ट्स आकर खुलती हैं. डक्ट्स का सिंपल मतलब है कि कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ड्यूडेनम वाले स्ट्रक्चर में आते हैं जो कि पेनक्रियास से और लिवर से आते हैं, क्योंकि पेनक्रियास में भी जो भी सिक्रीशंस होंगे वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आना जरूरी है, तो वो उन डक्ट्स के थ्रू आते हैं. और लिवर के भी जो सिक्रीशंस है वो भी ड्यूडेनम में उन डक्ट्स के थ्रू पहुंचते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो कि हमारा जेजुनम यहाँ पर आ जाता है. जेजुनम के अंदर जितने भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं. तो सबसे ज्यादा अगर कोई जगह अगर रिच है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के हिसाब से तो वो कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है जेजुनम. तो ये जेजुनम वाला पोर्शन हो गया. उसके बाद इलियम लास्ट पोर्शन होता है जिसके अंदर वास्ट नंबर ऑफ विलाय पाए जाते हैं. बहुत सारे विलाय होते हैं. विलाय क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं इंटेस्टाइन का. और सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो उतनी ही जगह से वहां पर अच्छे से कहना चाहिए जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो इजीली हो पाती है. 3 फ्लूइड्स जो रहते हैं वो यहाँ पर कंप्लीटली डाइजेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो वो 3 जूसेस कौन से हो जाएंगे. एक हो जाएगा पेनक्रियाटिक जूस जो कि यहाँ से पेनक्रियास से ड्यूडेनम में आ रहा है. दूसरा लिवर से जो जूस आता है उसको कहते हैं बाइल सिक्रीशंस, तो बाइल जूस भी आप कह सकते हो, वो भी यहाँ पर ड्यूडेनम में आ रहा है. और थर्ड होता है इंटेस्टाइनल जूस जो कि जेजुनम में जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है वो सिक्रीट करते हैं. तो इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है वो किन 3 जूसेस की मदद से हो रहा है वो हमें यहाँ पर क्लियर हो जाता है. एक हो गया बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और लास्ट कौन सा हो रहा है यहाँ पर, इंटेस्टाइनल जूस. ये 3 हमें नाम यहाँ पर याद रखने हैं. एक एक करके हम सारी चीज समझते जा रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन सिंपली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन हर ऑर्गेनिज्म में होती है, उसी को अगर हम देखें तो 3 पार्ट्स में उसी को हमने डिवाइड करा है, रफली डिवाइड करा है. तो उसमें एक होता है ड्यूडेनम वाला पार्ट, दूसरा जेजुनम एंड थर्ड इलियम. ड्यूडेनम में पेनक्रियास लिवर की ओपनिंग्स आती है डक्ट्स के थ्रू. फिर जेजुनम जिसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, एंड इलियम जिसमें बहुत सारे न्यूमरस विलाय होते हैं. और टोटल मिला के जितने भी इंटेस्टाइन में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस होते हैं वो बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस होते हैं. तो सबसे पहले हम जिस जूस के बारे में डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं वो होने वाला है पेनक्रियाटिक जूस. सबसे पहले हम इसको देखेंगे, देन हम एक एक करके आगे बढ़ते हुए जाएंगे. पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, पेनक्रियास से सिक्रीट हो रहा है जो कि ग्लैंडुलर ऑर्गन है और ड्यूडेनम के पास ही पाया जाता है, क्योंकि वहां से डक्ट आनी है. तो डक्ट अगर घूमती फिरती दूर से आएगी तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा डाइजेशन, इसीलिए पेनक्रियास और ड्यूडेनम पास पास ही होते हैं. तो सबसे पहली बात हो जाएगी, पेनक्रियास जो होते हैं वो पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं. ये ग्लैंडुलर ऑर्गन है यानी कि ग्लैंड्स कहलाते हैं, ग्लैंडुलर ऑर्गन. इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कभी कभी आपने पढ़ा होगा कहते हैं. फिर उसके बाद पेनक्रियास को एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, इसलिए आप इसको मिक्सोग्राइन ऑर्गन भी कह सकते हो. तो पेनक्रियास क्या होता है, एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है. अब डिफरेंस क्या होता है एंडोक्राइन में, एंडोक्राइन होता है हार्मोन का सिक्रीट करने वाला कोई चीज, जिसमें जो हार्मोन से जब वो सिक्रीट होंगे तो उनको डक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, बिना डक्ट्स के हार्मोन सिक्रीट हो जाए. और एक्सोक्राइन यानी जब डक्ट्स का यूज करते हुए कोई सिक्रीशन करना है, जैसे कि अभी ड्यूडेनम वाले केस में हो रहा है, ड्यूडेनम तक पेनक्रियास को अपना जूस पहुंचाना है तो वो कैसे पहुंचा रहा है, डक्ट्स के थ्रू पहुंचा रहा है, इसीलिए हम पेनक्रियास को एक्सोक्राइन कहते हैं. वही जब पेनक्रियास कुछ जैसे हार्मोन जैसे कि इंसुलिन वगैरह इसको सिक्रीट करेगा
तो उसके लिए उसको किसी डक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब डक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ रही है तब पेनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, और जब उसको डक्ट्स की जरूरत पड़ती है तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। तो याद क्या रखना है हमें कि जो एक्सोक्राइन वाला पोर्शन है जिसमें हमने डक्ट का यूज करवाया है, ये है डक्ट से रिलेटेड, और यहाँ पे डक्ट लेस वाली चीज आ रही है। ये दो चीज हमने पढ़ी। अब जो डक्ट से रिलेटेड है, इस पेनक्रियास को एक्सोक्राइन जो चीजें बनाती है वो दो चीजें होती है, एक होती है एसिनाई और दूसरी होती है डक्ट। ये दोनों मिलकर पेनक्रियाटिक जूस को बनाती है। यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस बन रहा है, ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है। उसके बाद होता क्या है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट जो रहती है वो ड्यूडेनम तक उस पेनक्रियाटिक जूस को ले जाती है। तो पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में पहुंचाया जाता है। ये हमने यहाँ समझ ली बात को। अब उसके बाद क्या होता है, जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उसमें 3 मेजर टाइप ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। एक तो वो क्या डाइजेस्ट कर लेते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाते हैं, एक फैट को, थर्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो जिस फूड को पेनक्रियाटिक जूस जो होगा वो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, वो फूड के कौन कौन से मटेरियल हो जाएंगे, प्रोटीन, एक होगी कार्बोहाइड्रेट्स, इसको मैं कार्ब्स लिख रही हूँ, और थर्ड हो जाएंगे फैट्स। तो इन 3 चीजों को पेनक्रियाटिक जूस जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस में वो सारे एंजाइम्स होंगे जो कि इन तीनों चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर लार्ज क्वांटिटीज में बाइकार्बोनेट आयंस भी पाए जाते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो एंजाइम्स है इसके अंदर, पहली बात। दूसरी चीज क्या है इनके अंदर, इनमें है बाइकार्बोनेट आयंस। तो बाइकार्बोनेट आयंस जो रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो एसिडिक काइम स्टमक में बना था जिसमें HCl मिक्स था, वो जब इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन को कोई हार्म ना पहुंचे, तो उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पर वर्क करते हैं, और एक सुटेबल अल्कलाइन मीडियम इंटेस्टाइन में बनाकर रखते हैं फॉर प्रॉपर एंजाइम एक्शन। क्योंकि एंजाइम्स को अगर वर्क करना है तो इन्हें पीएच कैसा चाहिए, एल्कलाइन चाहिए। तो पीएच अगर एल्कलाइन चाहिए तो वो कौन बनाएगा, ये बनाएंगे। सो बाइकार्बोनेट आयंस फॉर्म अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम बनाते हैं एक तो ये, अल्कलाइन मीडियम के साथ साथ दूसरी चीज क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम, जो ऊपर स्टमक से काइम बन के इंटेस्टाइन तक पहुंचा है। पहले माउथ में था खाना, देन स्टमक में गया, स्टमक की प्रोसेस हमने देखी, फिर अब इंटेस्टाइन में आया। तो इंटेस्टाइन में जब पहुंचेगा एसिडिक काइम तो उसका एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस का रोल प्ले हमें पढ़ना होता है। अब सबसे पहले जो एंजाइम्स रहेंगे जो कि प्रोटीन डाइजेशन कर रहे हैं, वो पेनक्रियाटिक जूस वाले एंजाइम्स, एक सेकेंड, ये विजिबल नहीं था, सॉरी। सो ये सारी चीजें हमने देखी, एंजाइम्स, बाइकार्बोनेट आयंस, फॉर्म अल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम। अब प्रोटीन्स के लिए अगर हम बात करें, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स इस पेनक्रियाटिक जूस में जो पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, तो एक होता है ट्रिप्सिन। तो पेनक्रियाटिक जूस की ही बात कर रहे हैं एक तरह से हम, ये जो एंजाइम्स है उन्हीं को यहाँ पर क्लासिफाई कर देंगे कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स कौन कौन से। तो एक हो जाएगा ट्रिप्सिन, दूसरा हो जाएगा कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। फिर उसके बाद एक लिख सकते हैं हम कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेस। सो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइबोन्यूक्लियस, उसके बाद आ जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। ये सारी चीजों को सारे एंजाइम्स, ये सारे जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च है और जो ग्लाइकोजन आ रहा है खाने में उसको डाइसेकेराइड्स में चेंज कर देता है। तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, डाइसेकेराइड्स के अंदर। ये हो जाएगी पेनक्रियाटिक अमाइलेज की फंक्शनिंग। उसके बाद थर्ड जो एंजाइम्स फैट को डाइजेस्ट कर सकते हैं वो दो होते हैं, एक होता है पेनक्रियाटिक लाइपेज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड वाले को भी पेनक्रियाटिक लाइपेज, और दूसरा हो जाता है कोलेस्टेरोलेस्टेरेज। यहाँ पर पूरा प्रॉपर आने पर है तो कोलेस्टेरोलेस्टेरेज। तो स्पेलिंग प्रॉपरली मैं यहाँ पर प्रोनाउंस कर देती हूँ, CHOLESTEROLESTERASE।
तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली हमें समझ में आ जाती है। अब जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, जो कि यहाँ पर जितने भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन। पहले ये सब तो काम करने वाली बातें हमने करी, लेकिन ये जो एंजाइम्स है वो डायरेक्टली ट्रिप्सिन के फॉर्म में नहीं आ जाते कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेंगे, बल्कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पहले कौन आता है, ट्रिप्सिनोजन आएगा। कीमोट्रिप्सिन की जगह काइमोट्रिप्सिनोजन आएगी। फिर कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेस की जगह प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस आएंगे। फिर इन सभी चीजों को बाद में एक्टिवेट किया जाता है। ये सभी चीजें इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होती है, उनको एक्टिवेट किया जाता है, वो एक्टिव होते हैं, फिर वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएंगे और जो भी पूरी प्रोसेस है उसको परफॉर्म करेंगे। तो एक छोटा सा यहाँ पर एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर या फ्लो चार्ट जैसा शो करते हैं, तो कुछ इस तरह से होगा। ट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव फॉर्म में कौन बदलता है, एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन बदल रहा है, ट्रिप्सिन बदल सकता है एक और ऑटो कैटालिसिस के थ्रू हो जाएगी चीज। उसके बाद यहाँ पर काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन भी ट्रिप्सिन बना रहा है, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में भी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ट्रिप्सिन की वजह से बन जाते हैं। So all the proteolytic enzymes are secreted in inactive form, that is trypsinogen, chymotrypsinogen and procarboxy peptidase, and then they become activated as they are liberated into intestinal tract by following factors, जो कि अभी आपको दिखा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो पेनक्रियाटिक जूस में पाए जा रहे हैं, तो जो पेनक्रियास है वो भी तो एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन पाए जा रहे होंगे। तो ये इतने स्ट्रांग तरह के अगर एंजाइम्स यहाँ पर रिलीज होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में, तो वो फिर पेनक्रियास को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर देते। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में या फिर वाइवा में टीचर्स पूछते हैं कि अगर इतने स्ट्रांग एंजाइम्स यहाँ रिलीज हो रहे हैं पेनक्रियास के अंदर, जो कि पेनक्रियाटिक जूस के फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं, तो वो पेनक्रियास को वहां पर डाइजेस्ट क्यों नहीं कर देते हैं। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि दो फोल्ड रीजंस मैं आपको यहाँ बताऊंगी, 2 फोल्ड रीजंस। पहला रीजन ये होता है कि जो भी एक्टिवेटिंग फैक्टर्स है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो सारे एंजाइम्स कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो उनको एक्टिवेट जो चीज कर सकती है वो कहाँ पाई जाती है, वो इंटेस्टाइन में पाई जाती है। तो ये चीज तो कहाँ बन रही है, पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज में बन रहा है। सो पेनक्रियाज में वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इसी वजह से वो पेनक्रियाज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बल्कि ये जो पेनक्रियाटिक जूस है जब इंटेस्टाइन तक पहुंचता है वहां पर ये सारे एंजाइम जो कि यहाँ इनएक्टिव फॉर्म में थे वो वहां जाकर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ क्लियर होना चाहिए। जब वो ड्यूडेनम में पहुंचेगी, जहां से हमने अभी बात की थी कि पेनक्रियाज और लिवर के सिक्रीशंस ड्यूडेनम में आते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ये जो एंजाइम्स है, ये जो 3 एंजाइम्स है, ये वहीं जाकर बनेंगे। बाकी इनके जो प्रीकर्सर्स थे जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, वो यहाँ पर दिखाई देते हैं पेनक्रियाज के अंदर। बाकी ये 3 कहाँ बनेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में बनेंगे। तो पहला रीजन तो ये हो जाता है कि लैक ऑफ एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, दैट इज एंटेरोकाइनेज इन पेनक्रियाज, क्योंकि वो पेनक्रियाज में नहीं पाया जाता तो पेनक्रियाज के अंदर वो एक्टिवेट नहीं होते और पेनक्रियाज को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा रीजन है द रिलीज ऑफ ट्रिप्सिन इनहिबिटर। जो ट्रिप्सिन का इनहिबिटर होता है वो जो रिलीज होना चाहिए उसका, वो सेम सेल से होता है फ्रॉम विच जो भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं वो सिक्रीटेड रहते हैं और फिर वो एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन को इनहिबिट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रहा है कि जब जहां से भी ट्रिप्सिन सिक्रीट हो रहा है, यानी कि जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ये सारे एंजाइम्स कौन से, प्रोटियोलिटिक एंजाइम से, तो जहां से भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट होते हैं वहां साथ के साथ एक चीज और सिक्रीट होती है जिसको कहते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या करता है कि असली में जो सिक्रीशन हुआ है पेनक्रियाज के अंदर वो क्या हुआ होगा, यहाँ ट्रिप्सिनोजन का सिक्रीशन हुआ होगा। तो ट्रिप्सिनोजन का जब सिक्रीशन होता है तो उसके साथ साथ एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर का भी सिक्रीशन होता है। सो ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या करता है, जो ट्रिप्सिनोजन है उसको ट्रिप्सिन में बदलने से रोक देता है। वैसे तो वो चीज बदलना है भी नहीं यहाँ पर, वो सिर्फ वहां पर इंटेस्टाइन में हो सकती है, पर फिर भी बाई चांस ऐसा कुछ हो ना जाए इसीलिए ट्रिप्सिनोजन के साथ साथ कौन सिक्रीट होता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी सिक्रीट होता है, जो कि सेम सेल से ही सिक्रीट होता है और वो ये जो एक्टिवेशन है ट्रिप्सिन बनने का उसको इनहिबिट कर देता है, यानी कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने के लिए रोक देता है। तो 2 रीजन क्या देखे हमने, पहला रीजन देखा कि इंटेस्टाइन में जाकर ही ट्रिप्सिन बन सकता है और ट्रिप्सिनोजन जो है या फिर कह सकते हो आप एक्टिव हो सकता है, वो कहाँ होगा, सिर्फ इंटेस्टाइन में। दूसरा, जब भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है तो ट्रिप्सिन ना बन जाए, तो इसीलिए वहां पर एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी साथ में रिलीज होता है। और इनहिबिटर का मतलब होता है रोकने वाला, ट्रिप्सिन को रोकने वाला। तो ट्रिप्सिनोजन तो रिलीज हुआ लेकिन उसके साथ ट्रिप्सिन इनहिबिटर रिलीज होता है जिससे कि वहां ट्रिप्सिन ना बने और वो पेनक्रियाज को डाइजेस्ट ना करे। तो आप लिख सकते हो लैक ऑफ एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, दैट इज एंटेरोकाइनेज इन पेनक्रियाज। और दूसरा रीजन है द रिलीज ऑफ ट्रिप्सिन इनहिबिटर फ्रॉम द सेम सेल फ्रॉम विच प्रोटियोलिटिक एंजाइम इज सिक्रीटेड एंड दिस इनहिबिट्स एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन।
तो फाइनल अगर हम लोग एक टेबल बना के समझे इस चीज को, तो कंपोजिशन जो नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाटिक जूस का होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होता है। उसमें कुछ कैटायंस होते हैं जो कि इस तरह से होंगे, एनायंस होते हैं, ट्रिप्सिनोजेंस होते हैं। ट्रिप्सिन कहाँ बनेगा? ट्रिप्सिनोजेंस से ही ट्रिप्सिन बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में बनेगा, एंटेरोकाइनेस की प्रेजेंस में। तो एक चीज तो ये हो जाती है। और ट्रिप्सिनोजेंस से ट्रिप्सिन एक रीजन से और क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि वहां पर एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर रिलीज होता है। दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजेंस, फिर उसके बाद प्रो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज ए एंड बी, प्रोक्लेस्टेस, राइबोन्यूक्लियस, प्रोफॉस्फोलाइपेज ए, पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक अल्फा माइलेज, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पूरे टाइम पेनक्रियास में से सिक्रीशन होता रहता है और फिर वो पेनक्रियास का सिक्रीशन क्या ड्यूडेनम तक पहुंचता रहता है? तो ऐसा आंसर है नो। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले जो स्टमक है, स्टमक की हमने बात की, तो स्टमक में से यहाँ पर आगे की तरफ इंटेस्टाइन के अंदर खाना पहुंच रहा है, इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम में आ रहा है। तो ये ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन में। तो स्टमक से जब इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम तक जो भी फूड पहुंच रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? काइम के फॉर्म में आ रहा है। और काइम किसको कहते हैं? जब उसमें HCl मिक्स्ड होता है। तो जैसे ही यहाँ पर इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम के अंदर क्या चीज पहुंच गई? काइम पहुंच गया, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। तो काइम को देखते ही यहाँ पर ये जो ड्यूडेनम वाला पोर्शन है ये एक हार्मोन सिक्रिएट करता है, या फिर आप कह सकते हो एक चीज सिक्रिएट करता है जो कि इनएक्टिव क्या रहता है? इनएक्टिव प्रोसिक्रेटिन रहता है, प्रोसिक्रेटिन। तो ड्यूडेनम ने काइम को देखकर, जैसे उसको पता चला कि स्टमक से काइम यहाँ आ गया है, इंटेस्टाइन में आ गया है, तो ये जो ड्यूडेनम वाला पोर्शन है ये क्या करता है? इनएक्टिव प्रोसिक्रेटिन को रिलीज करता है। और ये जो इनएक्टिव प्रोसिक्रेटिन है वो जब HCl को देखता है, यहाँ पर HCl इस काइम के अंदर, HCl को देखता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है, गेट्स कन्वर्टेड इन सिक्रेटिन। तो इनएक्टिव प्रोसिक्रेटिन किस में बदल जाता है? सिक्रेटिन में बदल जाता है। तो सिक्रेटिन यहाँ पर बन गया, सिक्रेटिन। और जैसे ये सिक्रेटिन बन जाता है तो ये सिक्रेटिन किधर चले जाता है? ये चले जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ब्लड स्ट्रीम यानी ये जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, हमारा जो ब्लड है जो भी वेसल्स में रहता है उसमें ये सिक्रेटिन पहुंच जाता है। तो सिक्रेटिन अब जो कि अभी इंटेस्टाइन में बना था वो कहाँ पहुंच गया? ब्लड में पहुंच गया है। और जब वो ब्लड में पहुंच जाता है तो ब्लड उसको कहाँ ले जाता है? ब्लड स्ट्रीम उसको पेनक्रियास तक ले जाती है, पेनक्रियास तक पहुंच गया। तो पेनक्रियास तक ये वाला सिग्नल चला गया, या सिक्रेटिन जो हार्मोन बना था वो कहाँ पहुंच जाता है? पेनक्रियास तक पहुंच जाता है। तो पेनक्रियास को जैसे ही दिखता है कि ब्लड से सिक्रेटिन यहाँ तक आ गया है, तो ये जो पेनक्रियास है वो क्या करते हैं? वो पेनक्रियाटिक जूस बनाने लग जाते हैं। क्या बनाने लगते हैं? पेनक्रियाटिक जूस बनाने लगते हैं। और जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या करेगा? वो कहाँ चले जाएगा? तो वो एक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में चले जाएगा। तो इस डक्ट के थ्रू वो यहाँ चले जाएगा। तो उस डक्ट को क्या कहते हैं? पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और एक चीज और यहाँ है कि अगर कोई टीचर आपसे पूछ लेते हैं कि कंट्रोल ऑफ पेनक्रियाटिक सिक्रीशन को एक्सप्लेन करना है, तो पेनक्रियाटिक सिक्रीशन दोनों तरह से होता है, न्यूरल कंट्रोल भी होता है उसका और हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। तो एक तरह से यहाँ पर हम न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल पढ़ रहे हैं पेनक्रियाटिक सिक्रीशन का। ठीक है, तो पहला तो आपने यहाँ पर देख लिया कैसे हो रहा था। स्टमक से जो फूड है काइम के फॉर्म में इंटेस्टाइन में आया, काइम को देखकर ड्यूडेनम ने इनएक्टिव प्रोसिक्रेटिन को रिलीज करा। इनएक्टिव प्रोसिक्रेटिन ने HCl को देखा तो वो किस में बदल गया? वो सिक्रेटिन में बदल गया। सिक्रेटिन ब्लड के अंदर पहुंच गया, ब्लड से वो पेनक्रियास तक पहुंच गया और पेनक्रियाटिक जूस बनने लगा और पेनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में पहुंच गया। तो जो चीज अभी हमने पढ़ी उसी को अगर आप डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर स्टमक है, यहाँ पर पेनक्रियास को शो किया गया है। पेनक्रियास के अंदर यहाँ पर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर फूड है और ये एसिडिक फूड है जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये बाइल फ्रॉम लिवर यहाँ पर शो किया गया है इस तरफ। यहाँ ये जो डक्ट है और ये वाला जो डक्ट है वो पेनक्रियाटिक डक्ट है। दो डक्ट्स दिखाई दे रहे हैं इंटेस्टाइन में आते हुए। एक हो जाएगा बाइल फ्रॉम लिवर, यहाँ से बाइल आ रहा है लिवर के अंदर जिसको हम बाइल डक्ट कहते हैं, और ये पेनक्रियाटिक जूस कौन ला रहा है? पेनक्रियाटिक डक्ट ला रहा है। ये दोनों चीजें इंटेस्टाइन में आने वाली है। तो ये दो चीजें तो हमें यहाँ क्लियर हो गई। तो पेनक्रियास ये रहा, ये वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो पेनक्रियास है। पेनक्रियास से एक चीज और क्या जुड़ी है इधर? एक ब्लड वेसल जुड़ी जिसको हम आगे देखते हैं। अब पहले क्या हुआ, ये जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर यहाँ से फूड पहुंचा स्टमक से काइम के फॉर्म में, तो इसने प्रोसिक्रेटिन को रिलीज करा। प्रोसिक्रेटिन HCl की प्रेजेंस में सिक्रेटिन में चेंज हो गया। सिक्रेटिन जैसे यहाँ पर बना तो वो वेन के थ्रू कहाँ चले जाएगा? आगे बढ़कर पेनक्रियास तक चले जाएगा। तो उससे पेनक्रियास को पता चलेगा अब पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करना है। तो पेनक्रियास का रोल बाद में आता है, पहले स्टमक और इंटेस्टाइन की बात होती है, फिर उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस जो होगा वो सिक्रेट हो जाएगा।
अब एक और यहाँ पर हार्मोन होता है जो कि जिसका इनिशियली नाम जो रखा गया था पेनक्लियोजाइमिन था, और अब पेनक्लियोजाइमिन को जो नाम हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन या फिर कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्लियोजाइमिन। ये तो पूरा एक वर्ड है और दूसरा वर्ड तो पेनक्लियोजाइमिन था। तो जो चीज पहले पेनक्लियोजाइमिन कहलाती थी अब वो कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्लियोजाइमिन कहलाती है, जिसको शॉर्ट में CCK PZ या फिर CCK कहा जाता है। तो ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, एंजाइम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल एंजाइम प्रोडक्शन, कितना एंजाइम रिलीज करना है कितना नहीं करना है, ये सारी चीजों को अगर कोई चीज ध्यान रखती है तो वो कौन हो जाती है, CCK PZ या फिर CCK हो जाता है। और ये पेनक्रियास के अंदर तो एंजाइम प्रोडक्शन का ध्यान रखता है, ये साथ में जो गॉल ब्लैडर रहता है उसका जो कॉन्ट्रेक्शन होना है उसका भी ध्यान रखता है। तो दो चीजें क्या ध्यान में रख रहा है ये, पहला तो हो जाएगा पेनक्रियास का ध्यान और दूसरा हो जाएगा कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। सो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर भी यही करता है। ब्लैडर की स्पेलिंग हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे। तो गॉल ब्लैडर का भी ध्यान ये रखता है, लेकिन इसी वजह से जो लार्ज क्वांटिटीज के डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होना है वो सारी चीजें इसी की वजह से होती है। और इसका जो इफेक्ट होता है वो सिमिलर होता है वेगल स्टिमुलेशन की तरह। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट यूज कर रहे हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ वेगल स्टिमुलेशन की तरह ही इफेक्ट होता है इस पेनक्लियोजाइमिन का। ठीक है, तो उसकी तरह सिमिलर दिखाई देता है इसका इफेक्ट। सो उसको इकाबोलिक सिक्रीशन भी कहते हैं। तो साथ में आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है यहाँ पर, इकाबोलिक सिक्रीशन भी इसी को कहते हैं। और ये जो सिक्रीशन होता है इसकी वजह से पेनक्रियास में से लार्ज क्वांटिटीज में फ्लूइड सिक्रीट होते हैं, क्योंकि पेनक्रियास को भी कंट्रोल कर रहा है ये हार्मोन। तो पेनक्रियास में से फिर क्या सिक्रीशन होगा, लार्ज क्वांटिटीज में हाई कंसेंट्रेशन वाला सिक्रीशन होता है, जिसमें HCO3- का रोल प्ले बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जो Cl- होता है वो कम रिलीज होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो हार्मोन है इट कॉजेज पेनक्रियास टू सिक्रीट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इसको आप बाइकार्बोनेट आयंस भी लिख सकते हो या फिर HCO3- भी लिख सकते हो, बट लेस ऑफ क्लोराइड आयंस या फिर Cl- आयंस भी लिख सकते हो। सो ये जो कोपियस फ्लो ऑफ फ्लूइड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इसी को कहते हैं हाइड्रोलिटिक सिक्रीशन। तो ये जो कोपियस तरह का कि कोपियस का मतलब होता है कि कुछ कोप करते हुए सिचुएशन को हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कोपियस फ्लो ऑफ फ्लूइड जो यहाँ पर बन रहा है कि एक चीज ज्यादा सिक्रीट हो रही है कम हो रही है, किस तरह से सिक्रीट होना उसको कहते हैं हाइड्रियालेटिक सिक्रीशन। तो जैसे ही इंसान खाना खाएगा उसके अंदर जैसे ही फूड पहुंचेगा तो ये फ्लो ऑफ जूसेस उसी तरह से तेजी से बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे और फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। सो ये जो रैपिड रिस्पांस है यहाँ पर जो कि अकर कर रहा था, अगर वहां पर वेगल स्टिमुलेशन भी होता तभी वो इंटेक्ट रहता। अगर वेगल स्टिमुलेशन भी होगा तो ये रिस्पांस यहाँ पर फिर भी होना है। कॉन्वर्सली जो स्टिमुलेशन है वेगस का वो यहाँ पर प्रोवोक कर देता है एक स्मॉल वॉल्यूम फ्लो को भी, जो कि एंजाइम रिच जूस के फ्लो को बढ़ा देता है। तो ये तो बड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था, अगर चाहो तो आप लिख सकते हो दिस रैपिड रिस्पांस अकर इफ द वेगस स्टिमुलेशन इज इंटेक्ट, कॉन्वर्सली स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस प्रोवोक्स अ स्मॉल वॉल्यूम फ्लो ऑफ एंजाइम रिच जूस। तो यहाँ पर पूरा जो पेनक्रेटिक जूस का कंसेप्ट हमने देखना था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो एक चीज तो हमने क्या पढ़ी थी, हम अगर इसको यहाँ पर फिर से हमारा डायग्राम देखें तो एक चीज तो हमने यहाँ देखी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर जो डुडेनम वाला पोर्शन है खासतौर पर उसमें कौन सी दो चीज आ रही थी, तो पेनक्रियास आ रहा था। तो पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस था वो पूरी तरह से हमने डिस्कस कर लिया। अब आता थी लिवर के बाइल जूस की, उसको डिस्कस करना है। लेकिन जो बाइल जूस का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो एक और जो हमारे इंटेस्टाइनल जूस का कंसेप्ट है हम उसको पहले यहाँ पर देख लेंगे। तो पेनक्रियाटिक जूस के बाद दूसरा जो कंसेप्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस का ले रहे हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस का जो मेन सिक्रीशन है वो ड्यूडेनम के अंदर ही होता है, और ड्यूडेनम में भी खासतौर पे इंटेस्टाइन में भी जो जेजुनम वाला पोर्शन होता है वो कहना चाहिए वहां पर सिक्रीशन होता है, क्योंकि वहां पर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड सेल्स होते हैं जहां पर उसका सिक्रीशन होता है। दो तरह के इंटेस्टाइनल सिक्रीशन होते हैं, एक तो होता है कि जिसमें लो डाइजेस्टिव पावर होती है, यानी कि डाइजेशन वो थोड़ा कम कर सकता है लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट रहता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बोवेल के लिए। और दूसरा जो सिक्रीशन होता है उसमें डाइजेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है और जैसे ही फूड इंटेस्टाइन में एंटर करता है वो अपनी वर्किंग को वहां पर स्टार्ट कर देता है। तो इंटेस्टाइनल जूसेस में या फिर इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस ही कह सकते हैं हम यहाँ पर, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस दो तरह के होते हैं, एक लो डाइजेस्टिव पावर वाला
लो डाइजेस्टिव पावर, लेकिन फिर भी लो डाइजेस्टिव पावर है, भले ही वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं कर सकता, अच्छे से नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग जो बॉवेल की होनी चाहिए, बॉवेल की नॉर्मल फंक्शनिंग, वो इसी की वजह से होती है। और दूसरा जो यहाँ सिक्रीशन होता है वो कंसर्न रहता है डाइजेशन के ही साथ, मेनली उसका काम ही डाइजेशन होता है, नहीं हाई डाइजेस्टिव पावर का होता है, इसका मेन काम है डाइजेशन करना। और ये सिक्रीट जैसे ही फूड एंटर करेगा इंटेस्टाइन में वैसे ये सिक्रीट होने लग जाता है। तो ये वेरी मतलब कहना चाहिए प्रॉम्प्ट है, वेरी प्रॉम्प्ट ऐसा लिख सकते हैं हम, बहुत फास्ट है। जैसे ही फूड पहुंचेगा इंटेस्टाइन में ये अपना काम शुरू कर देगा। अब जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसका एक और नाम आपके टीचर्स यूज करते होंगे, जिसको कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। सॉरी मैंने यहाँ आई लिख दिया है, ई लिखना है आपको, इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस। तो सक्कस इंटेरिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस एक ही बात है। ये रफली अबाउट 1 से लेकर 24 लीटर्स तक सिक्रीट होता है। सिक्रीशन कितना है? 1 से लेकर 24 लीटर्स तक ये सिक्रीट होता है, और वो भी कितने टाइम में? 24 आवर्स में, 24 घंटों में 1 से लेकर 24 लीटर तक सिक्रीट हो सकता है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहती है वो रहती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं यहाँ पे एस जी के फॉर्म में लिख रही हूँ। कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? 1.010 होती है। उसके बाद इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो 6.3 से लेकर 9.0 भी आप लिख सकते हो, और एवरेज इसका 8.3 भी आप मान सकते हो। एवरेज अगर पीएच का लेना है कि इनसे बीच में होता है तो हम मान सकते हैं कि 8.3 इसका पीएच होता है। फिर उसके बाद 98.5% इसमें पानी रहता है, रिमेनिंग सारे इसमें सॉलिड होते हैं। तो इसमें वाटर कंटेंट कितना होता है? तो वो होता है 98.5% वाटर इसमें पाया जाता है। बाकी सारी चीजें इस जो जूस में देखने को मिलती है वो सॉलिड के फॉर्म में रहती है, और सर्टेन अमाउंट ऑफ कैटायंस भी यहाँ पर होते हैं, एनायंस भी होते हैं, और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। तो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स इसमें भरे होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल जूस में हमने पहले भी पढ़ा था। फिर इसमें एक होता है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है? एक थोड़ा एक्स्ट्रा एंजाइम्स बता रही हूँ। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आपने पहले देख लिया, अभी मैंने सारे बताए थे आपको, लेकिन उसके अलावा कुछ और जो एंजाइम्स इसमें होते हैं उसके नाम अब यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं हम। अच्छा एक चीज और, ये विजिबल शायद प्रॉपर नहीं हुआ हो तो आप लिख लेंगे। एक होता है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है? इरेप्सिन जो भी डाइपेप्टाइड्स हैं उनको ब्रेक करता है अमीनो एसिड्स में। तो डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड के अंदर अगर कोई चीज बदलती है तो वो कौन होती है? इरेप्सिन होता है। तो इरेप्सिन डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में बदल देता है। दूसरी चीज यहाँ पर होती है न्यूक्लियस। एक एंजाइम कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के आसपास भी एक टेबल बना लेते हैं। ये तो एंजाइम की बात कर रहे हैं हम, ये जो मैं बॉक्सेस बना रही हूँ वो एंजाइम्स हैं। दूसरा हो जाता है न्यूक्लियस। उसके बाद होता है न्यूक्लियोटाइडेस और न्यूक्लियोसाइडेस। तो आप उसको भी लिख लेंगे, न्यूक्लियोटाइडेस और न्यूक्लियोसाइडेस। ये दो याद रखना, उससे ज्यादा और कुछ और एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं, बस सफिशिएंट है इतने। ये एंजाइम्स होते हैं। और बाकी जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स थे उनका नाम भी यहाँ पर आएगा, तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी याद रखना है, जिनके नेम्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक चीज और, कुछ रिसेंट स्टडीज से ये पता चला है कि जो एंजाइम्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं एक्सेप्ट एंटेरोकाइनेस और अमाइलेस, एंटेरोकाइनेस और अमाइलेस को छोड़कर जितने भी एंजाइम्स की हमने अभी तक बात की है वो एक्चुअली जो लुमेन ऑफ इंटेस्टाइन है वहां नहीं सिक्रीट होते, बल्कि उसके बदले जो ब्रश बॉर्डर होता है लुमिनल सेल्स का वहां से सिक्रीट होते हैं, और फिर फूड सब्सटेंसेस पे वर्क करते हैं। जब वो फूड सब्सटेंस एब्जॉर्ब होने वाला रहता है ठीक उसी टाइम पर जो एंजाइम्स होंगे वो उन पर वर्क करेंगे। देयरफॉर अगर हम प्योर सक्कस इंटेरिकस की बात करते हैं, विदाउट सेल्यूलर डेब्रीज वो कलेक्टेड रहता है, एनालाइज किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें सिर्फ एंटेरोकाइनेस और अमाइलेज नहीं होते, बाकी सारी चीजें होती है। एक चीज और आपको याद रखना है कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रीवियस वाले तो ठीक ही है, लेकिन ये भी एक तरह से प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ही है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइडेस, ये भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते। तो ये स्पेशल वाले हमने यहाँ पढ़े, क्योंकि जो इंटेस्टाइनल जूस में जो पाए जाएंगे उनके नाम यहाँ पर ले लिए, और बाकी जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है वो तो हमने अभी पेनक्रियाटिक जूस में देख लिए थे। इसके बाद दूसरी बात आती है कि जो कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स होते हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, सिक्रीट होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में, जो कि होते हैं अमाइलेज, सक्रेस, या फिर उसको सुक्रोज जो शुगर होती है उसका सक्रेज हो जाता है। तो इन्वर्टेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लेक्टेज, ये सब सिक्रीट होते हैं। फैट स्प्लिटिंग एंजाइम्स भी सिक्रीट होते हैं, जैसे कि लाइपेज। उसके अलावा जितने भी एंजाइम्स म्यूकस में सिक्रीट होते हैं वो ब्रूनर्स ग्लैंड्स ऑफ ड्यूडेनम से सिक्रीट होते हैं, और यहाँ जो म्यूकस रहती है वो हाईली अल्कलाइन होती है, और वो हर तरह के एसिडिक काइम को रेजिस्ट भी करती है, और उससे इंटेस्टाइनल वॉल को प्रोटेक्ट भी करती है। अब जो कंट्रोल होता है इंटेस्टाइनल फ्लो का, उसकी बात कर लेते हैं।
अब यहाँ पर बात हो जाती है कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स, अमाइलेज, सुक्रेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज को इन्वर्टेज कहते हैं। फैट को यहाँ पर फैट्स लिखना था। फैट स्प्लिटिंग एंजाइम्स पे लाइपेज आ जाएगा। म्यूकस भी यहाँ सिक्रीट होता है बाय ब्रूनर्स ग्लैंड्स ऑफ ड्यूडेनम और वो हाईली एल्केलाइन होता है और इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करता है बाय दी HCl। दूसरी बात होती है कंट्रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस फ्लो की। तो 3 वेज से ये स्टिमुलेट होता है। इसके 3 वेज होते हैं, 3 वेज। तो पहला जो कंट्रोल होता है वो तो इसलिए होता है कि जो फूड होता है वो इंटेस्टाइन में जैसे ही पहुंचेगा तो एक मैकेनिकल स्टिमुलेशन कॉज होगा और म्यूकोसल ग्लैंड्स अपना वर्क करना शुरू कर देंगे। दूसरा यहाँ पर होता है एक हार्मोन की वजह से जो कि होता है एंटेरोक्राइनिन। तो पहला तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ फूड। पहला रीजन बनेगा प्रेजेंस ऑफ फूड का। जैसे ही फूड इंटेस्टाइन तक आएगा तो मैकेनिकल स्टिमुलेशन होगा किसका, म्यूकोसल ग्लैंड्स का। तो पहला रीजन तो ये हो जाता है म्यूकोसल ग्लैंड को स्टार्ट करवाने के लिए या स्टिमुलेट करने के लिए कि प्रेजेंस ऑफ फूड इंटेस्टाइन में होना। दूसरी बात होती है एक हार्मोन। हार्मोन कौन सा होता है, एंटेरोक्राइनिन होता है। तो एंटेरोक्राइनिन नाम का जो हार्मोन होता है वो भी अगर आ जाएगा तो भी यहाँ पर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगी और म्यूकोसल ग्लैंड अपना काम करने लगेंगे। तो म्यूकोसल ग्लैंड इसके बाद भी काम करेगा एंटेरोक्राइनिन को देखकर। दूसरी बात होती है एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है, ये भी हार्मोन है तो मैं यहाँ ऐसे वैसे लिख रही हूँ, जिसका नाम होता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन अगर आ जाता है तो वो स्टिमुलेट करता है पेनक्रियास को कि वो पेनक्रियाटिक जूस बनाए। लिवर को स्टिमुलेट करता है कि लिवर बाइल जूस बनाए। और ये दोनों चीजें जब लिवर में से बाइल जूस आ जाएगा और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आ जाएगा तो ये दोनों जूसेस मिलकर भी म्यूकोसल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। तो म्यूकोसल ग्लैंड 2 चीजों से और हो जाएंगे, बाइल जूस को देखकर और दूसरा पेनक्रियाटिक जूस को देखकर। तो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को देखकर भी म्यूकोसल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएंगे और इंटेस्टाइनल जूसेस को प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो ये कंट्रोल था इंटेस्टाइनल जूस फ्लो का। So it is stimulated by 3 ways. First is the presence of food in the intestine causes a mechanical stimulation of the mucosal glands. Second, an hormone enterocrinin secreted by intestinal mucosa stimulates mucosal glands. And third, an hormone secretin stimulates the pancreas to produce pancreatic juice and the liver to produce bile and also stimulates the mucosal glands to produce intestinal juice. अब यहाँ पर एक डायग्राम शो किया गया है, हम क्योंकि बाइल जूस को डिस्कस करना है तो ये डायग्राम है जो कि एनाटॉमी ऑफ बाइलियरी ट्रैक्ट को शो कर रहा है। इसके अंदर होता ये है कि बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, ये तो हमें समझ में आता है कि वो लिवर से सिक्रीट हो रहा है। लिवर के बारे में ये भी हमें पता है कि वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। इसके बारे में हम बात करते हैं, पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो लिवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है जो कि क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। जो बाइल जूस होता है वो प्रोडक्ट है एक तरह का एक्सक्रीटरी और सिक्रीटरी एक्टिविटीज का ऑर्गन के अंदर, यानी कि लिवर के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी एक्टिविटीज होंगी और सिक्रीटरी एक्टिविटीज होंगी, इन दोनों एक्टिविटी से जो भी चीज बनेगी वही बाइल जूस रहेगी। तो ये समझना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो बाइल होता है वो सिक्रीटेड होता है लिवर के अंदर रहने वाले हिपेटिक सेल्स से। मैं आगे जाकर उसका डिस्कशन और डिटेल में करूंगी। तो लिवर का जो सेल्स होते हैं, लिवर के जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं हिपेटिक सेल्स। तो लिवर के जो हिपेटिक सेल्स होते हैं वही बाइल जूस को सिक्रीट करते हैं, उसको कैपिलरीज तक ले जाते हैं, यानी कि बाइल कैपिलरीज तक ले जाते हैं और फिर वो बाइल कैपिलरीज से हेपेटिक डक्ट तक पहुंच जाता है। तो ये हेपेटिक डक्ट तक हम यहाँ पर इस तरह से पहुंचे। हिपेटिक डक्ट में पहुंचने के बाद वो क्या करता है, वो अगर आप आगे यहाँ पर देख सकते हो तो ये हिपेटिक डक्ट यहाँ पर आगे जाकर कॉमन बाइल डक्ट दिख रही है। लेकिन वो कैसे दिख रही है, जब उसमें आकर एक सिस्टिक डक्ट भी मिल जाए। हेपेटिक डक्ट में जितना भी बाइल है वो जब जाता है नीचे तो वो जब तक उस बाइल जूस का काम नहीं होगा तो वो कहां पर स्टोर होगा, इस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा। और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट इस हिपेटिक डक्ट में आके बाद में जब मिल जाएगी और मिक्स हो जाएगी तो इन दोनों को कॉमनली हम कॉमन बाइल डक्ट कहने लगते हैं। तो ये तो सिस्टिक डक्ट है जो कि गॉल ब्लैडर से आ रही है, लिवर के अंदर से स्पेशली जो आ रही है वो हिपेटिक डक्ट से, और फिर बाद में वो दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बना रही है। हिपेटिक डक्ट से बाइल जूस आता है बनकर, लेकिन बाइल जूस का एकदम फौरन तो बनना नहीं होना है। जब काम होगा, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी और उस टाइम पे हम उसको बनाएंगे नहीं, तो उस टाइम के लिए बीच में जब उसको स्टोर करना होगा तो वो वहां पर गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर किया जाएगा। सो जो गॉल ब्लैडर वो एक तरह का स्टोर हाउस हो जाएगा जो कि कंटिन्यूअसली सिक्रीटेड बाइल का स्टोर हाउस है। उसके बाद जो कॉमन बाइल डक्ट है इवेंचुअली जहां पर ओपन करती है, यानी कि ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये सीधे जहां पर जाके खुलती है वो रहता है ड्यूडेनम। क्योंकि अभी हम जो डायग्राम देख रहे थे हम इससे पहले तो हमने यही बात की कि जो ड्यूडेनम होगा, ड्यूडेनम के अंदर बाइल डक्ट आती है और वो बाइल डक्ट कॉमन बाइल डक्ट ही होती है। तो ये कहाँ जाएगी, ये ड्यूडेनम में जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ड्यूडेनम को कहीं ना कहीं हमने शो करा है, ड्यूडेनम तक आ गए। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे फ्रॉग के केस की हम बात करें तो जो कॉमन बाइल डक्ट रहती है फ्रॉग के अंदर वो पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ ही ज्वाइन करी हुई रहती है पीछे से ही, और फिर ड्यूडेनम में दोनों मिलकर एंटर करती है। जैसे अभी हमने सारे केसेस में ये देखा
कि एक डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही थी और दूसरी बाइल डक्ट आ रही थी ड्यूडेनम में, लेकिन वो दोनों आपस में मिलकर नहीं आ रही थी बल्कि सेपरेटली आ रही थी। लेकिन फ्रॉग के केस में ऐसा होगा कि जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है और जो कहना चाहिए बाइल डक्ट होती है वो दोनों एक साथ जुड़ी हुई पहले से ही रहती है, फिर जाकर वो ड्यूडेनम में एंटर करती है। सिर्फ फ्रॉग के केस में ये चीज याद रखनी है। सो ये बात तो यहाँ हो गई। अब यहाँ पर ड्यूडेनम तक तो चीजें पहुंच गई। उसके बाद आगे अगर हम देखेंगे तो एक स्वॉलन सेक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देता है इसी के आगे ड्यूडेनम के उधर ही, जिसको एम्प्यूला ऑफ वेटर कहते हैं। ये थोड़ा स्वॉलन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, एम्प्यूला ऑफ वेटर है। तो एम्प्यूला ऑफ वेटर के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें एक थोड़ा सा ऊंचा फोल्ड दिखाई देता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो कि ल्यूमन ऑफ ड्यूडेनम में ही दिखाई देगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर रहता है, जिसको ड्यूडेनल पेपिला कहते हैं। ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है। उसके बाद जो ओपनिंग थी ये ड्यूडेनम की, यानी कि यहाँ पर ये जब ओपनिंग बनना थी, जो भी ड्यूडेनम में कोई भी चीज अगर एंटर कर रही है तो वहां पर जो स्फिंक्टर होता है या ओपनिंग जो रहती है, उसी ओपनिंग को स्फिंक्टर का नाम दिया जाता है। तो उसको कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो आपको याद रखना है कि जो ओपनिंग है ड्यूडेनम की, उसको गार्ड करने के लिए जो स्फिंक्टर वहां पर होता है वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहलाता है। उसी तरह से ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट इनटू एम्प्यूला, जो एम्प्यूला में एंटर कर रहा है, ये जो वेटर वाला एम्प्यूला है ये, और यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट एंटर कर रही है, तो यानी कि यहाँ पर जो भी स्फिंक्टर होगा इस जगह पर, वो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कहलाता है। तो दो तरह के स्फिंक्टर हो गए। वैसे यहाँ पर ओडाई लिखा है, आप इसको टिक करेंगे, यहाँ पर बॉयडन आना चाहिए। तो ये दो स्फिंक्टर्स हमें पढ़ने थे, एक था स्फिंक्टर ऑफ ओडाई और दूसरा था स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। इन सभी चीजों को अभी हम नोट भी करेंगे। बाइल की अगर और एक्स्ट्रा बात करें तो ये एक तरह का विस्कस एल्कलाइन फ्लूइड होता है और 500 से लेकर 100 ml पर डे इन अ मैन बनता है ये। और जो ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं बाइल के, उसमें जो चीजें होती है वो पहली होती है बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स और कोलेस्ट्रॉल। ये तीन चीजें होती है उसके अंदर और सबका अपना अपना फंक्शन होता है। सो बाइल जूस में लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल का सिक्रीशन करता है, जो कि प्रोडक्ट, बाइल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ सिक्रीटरी एंड एक्सक्रीटरी एक्टिविटीज का प्रोडक्ट है। लिवर के जो हेपेटिक सेल्स होते हैं वो बाइल को बनाते हैं, वो बाइल कैपिलरीज में पहुंचता है, बाइल कैपिलरी से वो हेपेटिक डक्ट तक पहुंचता है। साथ ही साथ गॉल ब्लैडर नाम की भी एक चीज होती है, उसकी एक सिस्टिक डक्ट होती है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बाइल पहले से बन जाता है, थोड़े टाइम के लिए एक्स्ट्रा जब बन जाता है तो वो कहाँ इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। बाद में यहाँ से हेपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर की तरफ से जो कॉमन एक ट्यूब बन के आगे जाके बनेगी, उसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये तो कॉमन बाइल डक्ट की बात हो गई। फिर दो स्फिंक्टर्स की हमने बात की थी। स्फिंक्टर, तो पहला स्फिंक्टर था ऑफ ओडाई और दूसरा था बॉयडन। ये दो स्फिंक्टर की बात मैंने यहाँ पर की आपसे। दो स्फिंक्टर की स्पेलिंग यहाँ पर देखना जरूरी थी, ये होगी। एक होता है पेपिला ऑफ वेटर, तो यहाँ पर एक पेपिला ऑफ वेटर की भी बात की हमने, ये थोड़े एक्स्ट्रा बातें हैं। उसके बाद एल्कलाइन फ्लूइड होता है, ये बात की। और जो रेट रहता है सिक्रीशन का बाइल जूस का, वो 500 ml से 100 ml, मेरे को वैसे 100 पहले लिखना था, चलिए 500 ml से 100 ml पर डे होता है किसी भी एक इंसान के अंदर। और ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स बाइल के जो होते हैं वो बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स और कोलेस्ट्रॉल होता है। तो बाइल में जो तीन चीजें होती है वो क्या होती है, बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स और थर्ड क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये तीन चीज क्लियर हो गई यहाँ पर। अब ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और स्टेटमेंट अगर लिखना चाहते हो जो जो मैंने बताया तो लिख सकते हो। सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच सिक्रीट्स बाइल and it is the product of both excretory and secretory activities of the organ. The bile is secreted from the hepatic cells into the bile capillaries and is collected into hepatic ducts which join to form a common bile duct. Cystic duct connects it to the gallbladder. Gallbladder acts as a storehouse for continuously secreted bile. The common bile duct eventually opens into duodenum. In some cases like frog, the common bile duct joins the pancreatic duct before the two empty into the duodenum and forms a swollen sac-like structure called ampulla of Vater, which raises a fold of mucous membrane in the lumen of duodenum, that is the papilla of Vater. The opening in duodenum is guarded by sphincter called sphincter of Oddi, and the opening of bile duct into ampulla is in turn guided by yet another sphincter called sphincter of Boyden. Bile is a viscous alkaline fluid which is produced at the rate of 500 to 100 ml per day in a man. The organic constituents of bile are bile pigments, bile salts and cholesterol, each of which has its specific functions.
बाइल पिगमेंट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। चीफ बाइल पिगमेंट जो रहता है वो रहता है हीमोग्लोबिन फाउंड इन आरबीसीज। जो हीमोग्लोबिन आरबीसीज में पाया जाता है, जिसको आप हमेशा क्या कहना चाहिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हो हीमोग्लोबिन को, वो एक तरह का बाइल पिगमेंट ही होता है जो कि आरबीसीज में पाया जाता है। आरबीसीज जो रहते हैं वो थोड़े इफीट और सेनेसेंट रहते हैं। वो कभी जब डिस्टर्ब होते हैं, टूट जाते हैं जब आरबीसीज, तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो बाहर निकल जाता है। नॉर्मली आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है वो अलग केस है, लेकिन जब आरबीसीज खराब होने लगते हैं, टूट जाते हैं, तो उसमें से वो हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है। तो जैसे हीमोग्लोबिन वहां पर लिबरेट होगा, बाहर आएगा, तो वो एक तरह का बाइल पिगमेंट बना लेता है। और हीमोग्लोबिन जब बाइल पिगमेंट बनाता है तो पहला तो रहता है बिलीवर्डिन और दूसरा होता है बिलीरुबिन। और ये दोनों ही चीजें लिवर के अंदर ही होती है, यानी कि आरबीसी जब टूटेंगे तो हीमोग्लोबिन वहां जो टूट कर बाहर आएगा वो सब चीजें लिवर में हो रही है, और फिर हीमोग्लोबिन बाइल पिगमेंट को बनाता है। तो एक तरह की साइकिल जो होगी वो इस तरह से चली आ रही है। एरो आपको इधर दिखाने होंगे, आरबीसी से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से बाइल पिगमेंट्स। तो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन इस तरह से बन जाता है। बिलीवर्डिन का कलर ग्रीन होता है और बिलीरुबिन का कलर येलो रेड होता है। तो बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से मैंने बताया, बिलीवर्डिन और दूसरा होता है बिलीरुबिन। ये होता है ग्रीन और ये होता है, इसको आप लिख सकते हो येलो रेड कलर, येलो रेड कलर का होता है बिलीरुबिन। तो ये दो कलर्स होते हैं, ये दोनों पिगमेंट्स जो कलर के हैं वो ही बाइल का कलर भी बनाते हैं। बाइल कलर थोड़ा येलो येलो होता है, तो वो बाइल येलो इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें ये दो चीजें होती हैं। ये बात क्लियर हो गई। मैन के अंदर जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं या फिर बाइल का कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और दूसरे वर्टिब्रेट्स में वो ग्रीन से लेकर रेड कलर तक का भी हो सकता है, जिसमें सारे तरह के इंटरमीडिएट शेड्स भी होते हैं। जैसे ही बाइल जो होगा वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो वो बाइल पिगमेंट्स उसके अंदर से जो रहेंगे वो अपना काम शुरू कर देंगे, बैक्टीरियल एक्शन पे वर्क करेंगे, यानी कोई बैक्टीरिया अगर है वहां पर तो उसको किल करने का काम करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। जिसमें बिलीरुबिन जो होता है, जैसे इंटेस्टाइन में बिलीरुबिन पहुंचता है तो बिलीरुबिन बदल जाता है और क्या बन जाता है, मीजोबिलीरुबिनोजन बन जाता है, और उसके बाद उसका और रिडक्शन होता है और फिर वो बना लेता है स्टर्कोबिलिनोजन। उसकी तरह से एक और चीज होती है कि उसमें एक ऑक्सीडेशन शुरू होता है और वो स्टर्कोबिलिन बना लेता है, फिर वो ब्राउन कलर का हो जाता है। और ये ही रीजन है कि जो फीसेज होते हैं उनका कलर जो होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, और जो पार्ट रहता है बिलीरुबिन का वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, वो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो थोड़ी तरह एब्जॉर्ब होगा, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होगा यूरोबिलिन में और यूरिन के अंदर भी एक्सक्रीटेड आउट हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, एक छोटी सी टेबल देखते हैं। ये देख सकते हो आप, हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन में टूटा, हीम ने बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन बना लिया, बिलीरुबिन के ऊपर बैक्टीरियल एक्शन करने का काम है। जैसे बैक्टीरियल एक्शन इसके आसपास दिखाई देगा तो बिलीरुबिन क्या बन जाएगा, मीजोबिलीरुबिनोजन बन जाएगा। मीजोबिलीरुबिनोजन बाद में स्टर्कोबिलिनोजन बन जाएगा। ये बनने के बाद स्टर्कोबिलिनोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो स्टर्कोबिलिन बना लेगा जो कि ब्राउन कलर का हो जाएगा। So the chief bile pigment is formed by the hemoglobin found in RBCs. As the RBCs become effete and senescent, यानी कि बूढ़े होने लगते हैं RBCs, they disrupt, वो टूट जाते हैं। Hemoglobin is liberated, hemoglobin बाहर आ जाता है and is converted into bile pigments, वो bile pigment बनाता है। First one is biliverdin and second one is bilirubin. Then this is done in liver and other tissues. Biliverdin is green in color and bilirubin is yellow red. And these pigments are responsible for the color of the bile. In man, it is green colored. In other vertebrates, it ranges from green to red with all intermediate shades. When bile reaches the intestine, it changes the bile pigments like after the bacterial action, the bilirubin is converted into the mesobilirubinogen, which on further reduction gives stercobilinogen. This on oxidation gives stercobilin, which is brown in color, and this is responsible for the color of feces. Part of bilirubin is converted into urobilinogen, यानी कि यहाँ पर ये बात की जा रही है कि थोड़ा बहुत पार्ट बिलीरुबिन का यूरोबिलिनोजन भी बनाता है, विच इज एब्जॉर्ब, जो कि यूरोबिलिनोजन जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इन ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा, एंड आफ्टर हैविंग कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिन, और फिर बाद में वो जो यूरोबिलिनोजन है वो यूरोबिलिन जब बना लेगा तो वो यूरिन में जाकर पहुंच जाएगा और वहां से वो एक्सक्रीट हो जाएगा। तो यहाँ जो एक टेबल तो आपने देख ली, जहां तक हमने स्टर्कोबिलिन की बात की थी, स्टर्कोबिलिन फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा। और जो दूसरा केस था कि बिलीरुबिन तो दो तरह से टूट रहा है, एक कहाँ जाएगा, लास्ट में स्टर्कोबिलिन तक पहुंचेगा, स्टर्कोबिलिन, और एक केस था कि जो यूरोबिलिनोजन में जब ये बदलेगा तो ये ब्लड में चले जाएगा, ब्लड में जाके यो यूरोबिलिन बनेगा, यूरोबिलिन, और यूरोबिलिन यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा और स्टर्कोबिलिन फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा। ये ब्राउन इन कलर होगा।
ये दोनों चीजें इस तरह से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। तो आपको यही चीज यहाँ पर समझनी है। स्टर्कोबिलिन पहुंचने से पहले जो प्रोसेस मैंने बताई वो मैंने आपको छोटे से फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता दी थी, लेकिन यूरोबिलिनोजन की प्रोसेस हम नहीं देख पाए थे, तो उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। तो ये इस तरह की प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बाइल की। उसके बाद एक चीज और क्या होती है बाइल में, एक तो आपने बाइल पिगमेंट्स पढ़ लिया, बात आती है बाइल सॉल्ट्स की। तो बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो बाइल सॉल्ट का काम किस में आ जाएगा, डाइजेशन में आ जाएगा। इनके अंदर डिटर्जेंट लाइक एक्शन होता है। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं इनका एक्शन किस तरह होता है, एक डिटर्जेंट की तरह होता है। जैसे डिटर्जेंट वर्क करते हैं उसी तरह से बाइल सॉल्ट्स भी वर्क करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फैट्स का इमल्सिफिकेशन करते हैं। तो आपको याद रखना है फैट्स इमल्सिफिकेशन यही करते हैं, इमल्सिफिकेशन, फैट्स को इमल्सिफाई करने का काम करते हैं ये फूड के अंदर। यानी कि फैट स्प्लिटिंग एंजाइम इनमें पाया जाता है, जो कि पेनक्रियास से आ रहा था, वही फैट स्प्लिटिंग एंजाइम की वजह से ये काम करते हैं। जैसे ही ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है तो ज्यादा अच्छे से एक्ट करेंगे फूड पे और इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे। फिर बाद में जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उनका जब एब्जॉर्प्शन करवाने की टाइम आता है तो एब्जॉर्प्शन में भी वो मदद कर देंगे। फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। तो एक काम और हो जाता है यहाँ पर इनका कि एब्जॉर्प्शन करवाना है अगर फैटी एसिड्स का। फैटी एसिड जैसे ही बनेंगे, फैट से फैटी एसिड बना तो उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में करवाना है, तो वो भी ये बाइल सॉल्ट्स ही करवाते हैं। और जो मेन बाइल एसिड्स होते हैं, 2 बाइल एसिड्स होते हैं मेन, ये भी पता होना चाहिए आपको। बाइल एसिड्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है ग्लाइकोकोलिक और दूसरा होता है टोरोकोलिक एसिड। ये दोनों बाइल एसिड्स होते हैं और इनके अंदर इनके रिस्पेक्टिव सॉल्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, टोरो एंड ग्लाइकोलेट। तो इनके सॉल्ट्स में बता देती हूँ यहाँ पर, सोडियम एंड पोटेशियम और टोरो एंड ग्लाइकोलेट, ये इनके अंदर सॉल्ट्स होते हैं। ये बात हो गई। उसके बाद बाइल सॉल्ट्स का स्टेटमेंट लिखना है तो बाइल सॉल्ट्स फंक्शन इन डाइजेशन ड्यू टू दैट डिटर्जेंट लाइक एक्शन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इन द फूड सो दैट द फैट स्प्लिटिंग एंजाइम फ्रॉम पेनक्रियास गेट मोर सरफेस एरिया टू एक्ट अपॉन एंड thus वर्क इफेक्टिवली। फर्दर बाइल सॉल्ट्स एड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैटी एसिड्स। द मेन बाइल एसिड्स आर ग्लाइकोकोलिक एंड टोरोकोलिक एसिड्स एंड देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स आर सोडियम एंड पोटेशियम, टोरो एंड ग्लाइकोकोलेट। तो एक तरह से बस ये करता है, जैसे ही फैट का इमल्सिफिकेशन कर देगा तो वहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड को अच्छी जगह मिलेगी और अच्छे से वहां पर उनका एब्जॉर्प्शन होगा। पेनक्रियास से जो फैट स्प्लिटिंग एंजाइम आ रहे हैं वो भी अपना काम अच्छा कर पाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद थर्ड जो लास्ट पोर्शन था बाइल के अंदर वो था कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल के बाद हमारा यहाँ बाइल जूस कंप्लीट होगा। कोलेस्ट्रॉल एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको कभी कभी वैसे तो बॉडी में होना चाहिए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा बॉडी में तो ट्रबल कॉज कर देगा और ये एक्यूमुलेट होने लग जाता है अगर एक प्रॉपर टाइम तक इसको अगर नहीं देखा जाए। अगर जितना अमाउंट है उससे ज्यादा बनेगा तो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होने लगेगा और उसके बाद प्रॉब्लम होती है इंसानों को। सो ज्यादातर तो ये होता है कि एक्यूमुलेट नहीं होता है। और ये क्यों नहीं एक्यूमुलेट होता है, अगर कंसंट्रेशन जो बाइल सॉल्ट्स का अगर वो सफिशिएंटली आए, यानी कि अगर बाइल सॉल्ट जो है, बाइल सॉल्ट अगर ये हाई है तो कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन जो है, एक्यूमुलेशन वो कभी भी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होगा। अगर बाइल सॉल्ट ज्यादा है तो ये तो होना ही नहीं है। और अगर बाइल सॉल्ट का लेवल ड्रॉप हुआ किसी इंसान में, बाइल सॉल्ट का लेवल ड्रॉप हो गया तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या करता है, वो प्रेसिपिटेट होने लगता है गॉल ब्लैडर के अंदर। कहाँ इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में इसका एक्यूमुलेशन होता है। तो गॉल ब्लैडर, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए एक्यूमुलेशन इन गॉल ब्लैडर स्टार्ट्स। फिर कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन गॉल ब्लैडर में शुरू हो जाता है और वो शुरू हो जाएगा तो वो इकट्ठा होगा, प्रेसिपिटेट करेगा और बना लेता है गॉल स्टोन्स। और फिर वो एक तरह का लिवर की फंक्शनिंग में भी डिस्टरबेंस कॉज करेगा। तो लिवर की फंक्शनिंग जो होना चाहिए वो भी खराब हो जाएगी, तो वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके लिए नीचे वाला एरो बना लेते हैं हम लोग। तो हो क्या रहा है, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, इसको हिंदी में शायद पित्ता कहते हैं, पित्ते में पथरी इसको कहते हैं। तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बाइल सॉल्ट अगर ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन तो कभी भी नहीं होना है। लेकिन अगर बाइल सॉल्ट्स कम हो गए किसी इंसान में तो उसके जो गॉल ब्लैडर होगी वहां पर ये कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो बना लेगा गॉल स्टोन को। गॉल स्टोन की वजह से लिवर की जो फंक्शनिंग है वो खराब हो जाएगी। सो कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच समटाइम्स कॉजेज ट्रबल। इट डज नॉट एक्यूमुलेट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बाइल सॉल्ट इज सफिशिएंटली हाई एंड इफ द बाइल सॉल्ट्स लेवल ड्रॉप्स, cholesterol sometimes precipitate in the gallbladder forming gallstones causing disturbances in the liver functioning.
अब यहाँ पर कंट्रोल ऑफ बाइल सिक्रीशन के लिए मेरे पास थोड़ा सा टेक्स्ट था, तो मैं उसको यहाँ पर शो कर रही हूँ आपके पास। सिक्रीशन ऑफ बाइल नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल दोनों के अंदर होता है। जो स्टिमुलेशन होता है वेगस का कॉजेज एन इंक्रीज इन सिक्रीशन। जैसे ही वेगस बढ़ेगा, अगर स्टिमुलेशन वेगस का हो जाएगा तो वहां पर सिक्रीशन बढ़ जाएगा। ये जो इफेक्ट है अगर इसको एबॉलिश करना है तो वो कैसे होगा, एट्रोपिन के थ्रू होगा, जो कि एक पैरासिम्पैथेटिक होना चाहिए था, स्पेलिंग आप ठीक करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग होती है एट्रोपिन। तो अगर ये जो चीज हो रही है यानी स्टिमुलेशन ऑफ वेगस हो रहा है जिसकी वजह से सिक्रीशन इंक्रीज कर रहा है, इस चीज को अगर एबॉलिश करना है यानी रोकना है तो वो किसके थ्रू होगा, एट्रोपिन के थ्रू होगा। और जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल कोलेरेक्टिक्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो कि बाइल सिक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं। और एंटेरोहेप्टिक सर्कुलेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेज एंश्योर्स अ कंटिन्यूएंस ऑफ बाइल सिक्रीशन ड्यूरिंग डाइजेस्टिव फेज। थर्ड है कंट्रोल जो होता है गॉल ब्लैडर का, वो एक हार्मोन के थ्रू होता है जिसको कोलेसिस्टोकाइनिन कहते हैं, जिसका पूरा नाम अब जो है वो कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन है। और ये कहाँ से रिलीज होता है, ये ड्यूडेनल म्यूकोसा रिलीज करती है। और इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ काइम, जैसे उसको काइम दिखता है तो वो ये जो चीजें हैं वो रिलीज करने लगती है, वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती है, गॉल ब्लैडर उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई रिलैक्स करता हो जाता है उस टाइम पे, और इस वजह से जो बाइल है उसकी डिलीवरी ड्यूडेनम तक हो जाती है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, वो कुछ इस तरह से था, यहां तक आप देख सकते हो, ये भी नोट करेंगे। सिक्रेटिन जो रहता है वो भी यहाँ पर रहता है। सिक्रेटिन लिबरेटिंग सब्सटेंसेज होते हैं जो कि ड्यूडेनम में आ जाते हैं एसिड, पेप्टोन, फैटी एसिड के फॉर्म में, वो भी इवोक कर देते हैं इंक्रीज ऑफ बाइल फ्लो को, जिसकी वजह से सिक्रेटिन रिलीज होने लगता है और बाइल फ्लो को कंट्रोल करने लगता है। तो ये थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो टेक्स्ट भी था मेरे पास, तो मैंने आपको डायरेक्टली शो कर दिया है। यहाँ पर जितना भी डाइजेशन इन इंटेस्टाइन का पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट पोर्शन रहेगा वो डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ का रहेगा। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।